ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सभी की अपनी अपनी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। सरकार का कहना है कि हम बहुत बेहतरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं हरियाणा के विकास को लेकर, तो विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता के लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण कुछ चीजें हुआ करती हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए। शुरू में बातें निकलकर सामने आई थी। शरद कोहली जी मेरे साथ हैं। शरद जी, मैं आऊंगा उससे पहले, लेकिन उससे पहले पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर सरकार को जारी रखते हैं। आंकड़ों की जगलरी है और बजट निरस बजट है। केवल जो है कर्जा बढ़ाने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है और कोई भी नया प्रोजेक्ट मिला है, क्योंकि जो वायदे किए थे इन्होंने वो एक भी उस तरफ कदम नहीं उठाया। अब बहुत बड़े दावे ठोक रहे हैं कि 7वां पे कमीशन लागू किया। 7वें पे कमीशन और 6ठे पे कमीशन तो लागू किया, उसमें तो 35 से 40% इजाफा था केवल। तो विपक्ष का, अगर बजट में विपक्ष की तरफ से कुछ कमियां ढूंढी जा रही हैं, तो क्या ये एक आदत होती है या फिर वाकई में ऐसा है? हालांकि सरकार का कहना है कि सब कुछ बेहतर है। जो हमारे जानकार बैठे हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, उनका कहना है कि बैलेंस बजट है। एक बात शरद जी, सबसे पहली बात ये थी कि स्वास्थ्य और हमारे जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर सिर्फ ये कह देना कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार की कोशिश होगी, ये काफ़ी है, या उसके लिए कुछ प्रावधान दिखाने होते हैं, बताने होते हैं कि हम इस तरह से करेंगे? जिन्हें खाली बताने ही नहीं होते, मैं आपकी बात को और आगे ले जाता हूँ, खाली बताने नहीं होते, उसको करके भी दिखाना होता है। जैसे एम्स खोलने की बात थी, और भी प्राथमिक शिक्षा के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्राथमिक शिक्षा के ऊपर कोई इतना विशेष तवज्जो नहीं दिया गया है। तो प्राथमिक शिक्षा जब तक मजबूत नहीं होगी, जब तक बच्चे, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, कोई भी एजुकेशन की फाउंडेशन प्राइमरी स्कूल में होती है। अगर प्राइमरी स्कूल की शिक्षा कमजोर होगी या वहां पर स्कूल नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, आपको पढ़ने लिखने की सामग्री उपलब्ध नहीं है, जब तक वो मजबूत नहीं होगी, आप उच्च शिक्षा की बात पूरी तरह से नहीं कर सकते। वही बच्चे आगे जाके उच्च शिक्षा लेते हैं, उनकी जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी वो आगे नहीं जा सकते। तो प्राथमिक शिक्षा की एक मैं और बात कहना चाहूंगा। अभी ब्रेक में मैं बात कर रहा था मलिक साहब से, वो ये बात कर रहा था, एक योजना अनाउंस की गई जिसको मंगल विकास कहा गया। उसमें शहरी जो बुनियादी ढांचा है उसको मेंटेन करने की बात की गई, या 1000 करोड़ उसके लिए आवंटन किया गया है। तो मेरे हिसाब से देखिए, कोई भी सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी बुनियादी ढांचा उनको चाहे पिछली सरकार से मिला है, चाहे उन्होंने खुद बनाया है, उसको मेंटेन करने की तो उनकी जिम्मेवारी रूटीन में है। उसके लिए कोई एक अलग स्कीम अनाउंस कर देना वो मेरे हिसाब से जायज नहीं है। आप एक स्कीम का नाम दे देंगे साहब, आप जैसे मान लीजिए आप अपना घर रखते हैं, आप कहिए साहब मैं घर में ये जो हर साल सफेदी होती है, या घर में जो थोड़ी मोटी टूट फूट होती है, उसके लिए मैं एक स्कीम अनाउंस कर दूं, तो वो स्कीम वहां पर अनाउंस करना नहीं बनता। सरकार को इस पैसे को, 1000 करोड़ को रूटीन एक्सपेंडिचर में लेके दिखाना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी, हम लोग एक अर्थशास्त्र में बात करते हैं विंडो ड्रेसिंग की, तो ये विंडो ड्रेसिंग का प्रयास किया गया है। दूसरी, आपने सेहत का विकास, सेहत की बात करी, जो कि सेहत से संबंधित जितने भी वादे सरकार करेगी, जब तक वो पूरी तरह से लोगों तक, आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक कि आम गरीब आदमी जो है वो अपनी सेहत को लेके विचलित रहेगा, उसको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं अपना इलाज एक कौन से अस्पताल में जाके कराऊं। अगर मैं सरकारी अस्पताल में जाता हूं तो मुझे पूरी सुविधा नहीं मिलती, जो प्राइवेट अस्पताल है उसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा आम आदमी के सामने इस समय बनी हुई है। जब तक इस पे एड्रेस नहीं किया जाएगा, सेहत का मामला हमेशा कमजोर रहेगा। और शुरू से आपको याद होगा, तमाम दर्शकों को याद होगा कि शुरू से हरियाणा में डॉक्टर्स की कमी है, ये हम सुनते आ रहे थे, और वो आज भी उस बात का जिक्र हुआ। अमन मलिक साहब, डॉक्टर्स की कमी है, उसकी पूरी पूर्ति की जाएगी, कब तक हम सुनते रहेंगे? हरियाणा के लोग कब तक सुनते रहेंगे? आखिर इन 2.5 साल में कितना काम किया है आप? देखिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टेट में रही है, वो किसी भी गवर्नमेंट रिसोर्स की रैशनलाइजेशन कभी भी ठीक तरीके से नहीं हुई। जहाँ व्यवस्था की ज़रूरत रैशनलाइजेशन के हिसाब से दी जानी थी, वहाँ पॉलिटिकल इंटेंट के हिसाब से दी गई। तो उसको एक बहुत बेसिक वजह है कि जहाँ आपका मैन पावर प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं आ पाती। सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है मैन पावर प्लेसमेंट लाने के लिए, और बहुत सारी, चाहे वो एज बढ़ाने की है या कुछ भी, हम कोशिश उस हिसाब से कर रहे हैं। कोशिश 5 साल निकल जाएंगे क्या कोशिश में? देखिए, कई चीज़ें, जितनी सीटें हैं उसी हिसाब से डॉक्टर्स आने हैं।
डॉक्टर्स की पूरी दुनिया में शॉर्टेज है, कोई एक हरियाणा अकेला नहीं है, पूरी दुनिया में शॉर्टेज है। तो जो जो क्रीम लेयर है उसको इस समय, जैसे हम बोल रहे हैं कि बार बार की सर्विस स्टेट में भी करनी अनिवार्य होनी चाहिए, वो इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम यही आ रही है कि वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज है। वो आपने वादा किया है, वो प्रॉब्लम ये आपने वादा किया है, वो आप ही की जिम्मेदारी है कि किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करेंगे। प्राथमिक की शिक्षा की अगर बात की जाए, प्राथमिक शिक्षा की अगर बात की जाए, उसके लिए महज ये कहना कि हम सुधार करेंगे वो काफ़ी है, या बताना हो या दिखाना हो जनता को, देखिए इस तरह से करेंगे और इतने वक्त तक हम कर देंगे। देखिए, प्राथमिक शिक्षा जहाँ तक विषय है उसके ऊपर सबसे बड़ा फर्क क्या आया है, जो अभी तक जिसके लिए कोई विपक्ष तो बात करेगा नहीं क्योंकि उनका मतलब नहीं है, लेकिन एक उसका मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि उस पर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते। पॉइंट ये है कि इस समय एक जो एजुकेशन पॉलिसी हरियाणा की जब हम आए थे तब मिली थी, उसमें ग्रेस मार्क्स देकर पास करना एक प्रचलित थी, और अगर आप ग्रेस मार्क्स हटा दिया करें तो उसमें 25% का रिडक्शन आ जाता था पास परसेंटेज में। आज की स्थिति ये है कि ग्रेस मार्क्स के बिना उस स्तर पे हम वापस पहुंच गए, वो पास परसेंटेज पे हम वापस पहुंच गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मानक है जो ये दर्शाता है कि इफेक्टिव गवर्नेंस करके रिसोर्सेज की। बाकी इस बात को आप मानते हैं कि हाँ, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन हरियाणा में बहुत बेहतर नहीं है, बहुत कमियां हैं उसमें? अगर प्राथमिक शिक्षा को छोड़िए, अगर शिक्षा के स्तर इस प्रदेश में होते जिस हिसाब से होने चाहिए थे और उस पर एक डेडिकेशन दी गई होनी, क्योंकि शिक्षा जो है एक नींव है, अगर वो नींव के ऊपर काम करा गया होता तो बहुत अलग विषय रहता। अगर ऐसा होता तो जितने ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज हरियाणा में आई हैं उनमें हरियाणा के पास हुए बच्चे बहुत ज़्यादा होते। आज नहीं है, उसकी वजह यही है, एक बच्चा तैयार होते 12 साल लगते हैं। अरुण भारद्वाज जी। नासिर जी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था 5000 से ज़्यादा की आबादी वाले गांवों में हम प्रसूति केंद्र बनाएंगे। एक भी सेंटर डिलीवरी के लिए इन्होंने अब तक नहीं बनाया हरियाणा प्रदेश में। इसके अलावा इन्होंने वादा किया था कि हर 12वीं पास जो भी मेधावी छात्र मतलब मेरिट होल्डर्स होंगे उनको हम फ्री लैपटॉप देंगे। 3 साल बीतने को तीसरा बजट है, एक भी लैपटॉप बांटा हो हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश में तो ये बता दें। इसके अलावा इन्होंने आज भी दोहराया वित्त मंत्री जी ने कि अगले 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब साहब, ये बार बार जो दुगनी कहते हैं, ये नहीं कहते कि किसानों को फायदे में ला देंगे, ये कहते हैं दुगनी कर। दुगनी का मतलब क्या है? आज किसानों की जो आय है, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वो 67 रुपए डेली है, मतलब एक दिन की कमाई 67 रुपए एक किसान की। तो मतलब दुगनी मतलब 134 रुपए कर देंगे। 134 जैसे कोई बहुत बड़ी रकम है, किसानों को बहुत बड़ा फायदा होना। तो ये सिर्फ गुमराह करने वाला एक बजट रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसी भी फील्ड में, चाहे वो यूथ की बात करें, हम एजुकेशन की, हम मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, हम और ये प्राइमरी जो एजुकेशन की बात कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगा इन्हें कि 2000 में जब हमारी सरकार बनी थी उससे पहले प्राइमरी जो स्कूल थे जितने भी, हमारे साथ प्रोफेसर साहब बैठे वो भी बेहतर बता देंगे, वहां पर कहीं भी बेंच नहीं हुआ करते थे। ये एक सरकारी आंकड़ा है, मैंने भी सरकारी आंकड़े से ही देखा है। परंतु 2000 में जब चौटाला साहब की सरकार बनी थी, पहली बार हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों में 25,000 बेंच खरीदकर बच्चों को दिए थे उन्होंने। उससे पहले टाट दरी, इन्होंने तो बेंच छोड़िए, एक दरी भी पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं खरीदी बच्चों के लिए। वंदना पोपली जी। जी, जवाब देना चाहूंगी। वो डॉक्टर्स के बारे में कह रहे थे, प्रश्न आया था कि डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बताना चाहूंगी, जो हरियाणा है उसमें 3243 जो पद हैं वो स्वीकृत हैं डॉक्टर्स के, जिसमें से 2393 डॉक्टर्स थे जब हमारी सरकार गई थी। 2 साल पहले का स्टेटस है। हर साल 40 डॉक्टर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं। अब नई अपॉइंटमेंट तो छोड़िए, एक नया तरीका इन्होंने निकाला कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, शायद इनको रमन मलिक जी को इस चीज़ का जो है ज्ञान नहीं है कि 58 साल से 65 साल की जो है उनकी रिटायरमेंट एज कर दी है, ताकि जो डॉक्टर्स की कमी नहीं दिखाई दे। अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर पाए, इसका कोई जवाब नहीं है। ना तो शिक्षा के क्षेत्र में, ना ही किसी और क्षेत्र में अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए हैं। शरद जी ने यहाँ पर प्रश्न उठाया था मंगल सेन जो शहरी विकास योजना के बारे में। तो विकास योजना पे आप प्रश्न उठा रहे हैं, जो पहले की योजना है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। उसमें अभी कैग की रिपोर्ट आई है कि जितना अमाउंट जो उनको एलोकेट किया गया था 6 महीने की तरह के लिए सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो मिला था, उसका 50% सिर्फ योजना बनाने में लगा दिया और बाकी के लैपटॉप और मग खरीद लिए गए। तो किस तरह से बेटियों का जो है ये उद्धार करेंगे, लैपटॉप खरीद कर, मग खरीद कर? इससे बड़ा करप्शन जो है वो सामने नहीं आ सकता। जी वीरेंद्र जी।
अभी जैसे बजट पेश किया और इसमें किसानों के लिए आवंटन जो किया, तो अगर ये सरकार, हरियाणा के अंदर लगभग एक 50-60 संगठन ऐसे हैं जो किसानों में काम करते हैं, और ऐसे कुछ बुद्धिजीवियों के साथ बैठ करके, और ये सरकार अगर उनसे राय ले लेती और राय लेकर के उनका मिला जुला, जैसे अभी बोले सबका साथ सबका विकास वाला विषय जो है, वो ज़्यादा अच्छा जब होता जब मान लो उन किसानों के साथ बैठ करके वो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं उनको सुन लिया जाता, सुन करके उसको बजट में मिला लिया जाता, तो कहीं और ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम हमारी कुछ बातें होती कि ये बातें तो हम कम से कम प्रशंसा तो करते, विपक्ष तो फिर भी वो विरोध करेगा ही करेगा। सरकार में भी तो बहुत सारे किसान हुआ करते हैं, बहुत सारे विधायक किसान हैं, मंत्री किसान हैं, वो किसानों के परिवारों से आते हैं, तो क्या उनको नहीं पता होता कि किसानों की क्या कुछ परेशानियां हैं? वो ठीक बात है, उनको भी पता होगा और वो कोशिश भी करते हैं, वो राय लेते भी होंगे, लेकिन जब तक पब्लिकली हम समाज से एक विचार व्यक्त नहीं करेंगे। आपका कहना है कि सिर्फ किसानों का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि भाई हम भी किसान परिवार से और कुछ नहीं है। बस तो मैं एक तो ये सबसे बड़ी शिकायत रहती है सरकारों से, कोई भी निर्णय जब वो लेते हैं किसी भी फील्ड का, तो अगर उस फील्ड के सामान्य लोगों से, मान लो एक मुझे इसलिए ना बुलाया जाए कि ये तो विरोध करेगा, एक दूसरी पार्टी के लोग को इसलिए ना बुलाया जाए तो विरोध करेगा, ये गलत है। तो उनकी राय हम ले करके प्रदेश के विकास में सबका सहयोग चाहिए, तो इसलिए अगर ये होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे, हाँ आप अपनी बात कहिएगा, और मेरा आपसे एक सवाल था। जो रमन मलिक साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, तो उस उसी पे बोलता हूँ। देखिए, हरियाणा में पदों की संख्या तो आपने बताई दी, 3200 कुछ की स्वीकृत हैं और आज 2200 कुछ भी काम नहीं कर रहे रही। लेकिन जो डॉक्टरों की आयु बढ़ाई, और तो ये प्रयास था भी ताकि इन्हीं को रिटेन कर लें, लेकिन रिटायरमेंट जो है जैसे 40 नहीं बल्कि ज़्यादा रिटायर हो रहे हैं। और एक बात उसमें ये भी, फिर भी डॉक्टर उपलब्ध यूँ नहीं हो रहे कि उनको कहा गया उनके स्टेट के हिसाब से नहीं है। उनको एज मान लो कोई डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज रिटायर हुआ पिछले दिनों, लेडी एक रिटायर हुई थी, उसको कहा भाई आप एज डॉक्टर तो रह सकते हैं, ऑफिशियल पद पे नहीं रहेंगे, तो वो कोई आया नहीं आगे। तो अब स्थिति ये है कि आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर हों चाहे कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हों, उन पे आपके डॉक्टरों की आधे से भी कमी नहीं है। विशेषज्ञों की तो बात छोड़ दीजिए। और ये भर्ती आखिर 2.5 साल समय समय पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कहते रहे कि भर्ती की जा रही है, कभी आयु बढ़ाने का। तो मैं कहता हूँ डॉक्टरों की कमी है, मान लीजिए। और अब तो हरियाणा में, जब हरियाणा बना था, मैं आपको बता दूँ, मुश्किल से 100 सीट थी। आज MBBS की 450 सीट हैं। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, चाहे यमुनानगर की बात है, चाहे अग्रोहा की बात है, चाहे रोहतक की बात है, चाहे फरीदाबाद की बात है, आज 450 MBBS की सीट है 100 के मुकाबले में। तो डॉक्टरों की जो जहाँ तक उपलब्धि की बात है, और मेडिकल कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं ये, क्योंकि एक तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आ ही गया अस्तित्व में। अच्छा, पिछली सरकार ने भी खानपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाई मेडिकल की, और दूसरे एक मेडिकल कॉलेज 2 और भी खोले गए, एक मेवात में खोला गया आपके सामने। तो वो बात नहीं है, बात ये है कि उनको क्यों नहीं रख पा रही, वो प्राइवेट में क्यों जाते हैं। क्वेश्चन ये उपलब्धता की बात नहीं, आखिर क्या चाह रहे हैं वो वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट और एक शिक्षा की मैं जो बात कर रहा हूँ कि हालत ये प्राइमरी एजुकेशन जो कि अपना प्रसाद भी कह रहे थे नीम होती है, उसमें ये हालत है। आपके गुड़गांव में जैसे, जिसको हम प्रदेश की बोन कह सकते हैं, उसमें प्राइमरी एजुकेशन में 5वीं तक एक टीचर है, वो कैसे पढ़ाएगा। अच्छा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बेंच हैं, टाट हैं, किताबें। मैं आपको एक बात और बता के शिक्षा की करूँ, एग्ज़ाम आ जाते हैं जैसे अब आप देखिए, अब एग्ज़ाम आए, अक्टूबर तक की उपलब्ध जो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं ये अवेलेबल नहीं करा पाते। और जो कि सुनिए, जो कि राज्य का दायित्व है हमारे, मैं आपको थोड़ा खोल के बता दूं, मैं इससे जुड़ा रहा हूँ आपके पास सर। और प्रोफेसर साहब का इसलिए उस पर इतनी गहराई है क्योंकि हर विषय पर तो जानकारी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, तो इसलिए एक एक चीज़ का पता है। लेकिन शरद साहब, एक बात जो अभी खालसा जी ने कही कि किसानों से भी राय मशवरा किया जाए, अगर अलग अलग संगठन हैं तो उनसे भी पूछा जाए कि क्या कुछ आपकी परेशानियां हैं, क्या कुछ आप चाहते हैं। तो क्या जब बजट पेश होता है तो क्या इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि जिस वर्ग के लिए हम कुछ करने वाले हैं उनके अंदर से हमने किसी बात को पूछा गया है, मशवरा किया गया है, या फिर अपने तरीके से सारी चीज़ें सोची जाती हैं? नहीं, कोई भी किसी भी राज्य का या देश का जब बजट बनाया जाता है तो उसमें जो विभिन्न अलग अलग सेक्शंस हैं आपके सोसाइटी के, सबका उसमें ओपिनियन लिया जाता है। एक पूरी टीम बनाई जाती है। बजट ये नहीं कि कैप्टन अभिमन्यु ने बनाया तो उन्होंने रात को बैठ के घर में बैठ के लिख दिया, ऐसा नहीं होता। राज्य के जितने भी बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं वो जा के और अलग अलग सोसाइटी के सेक्शन से मिलते हैं, मिलके उनसे ओपिनियन ली जाती है। ओपिनियन लेके आंकड़े इकट्ठे करे जाते हैं। आंकड़े इकट्ठे करने के बाद एक पॉलिसी, एक उसको शेप दी जाती है। दूसरा, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, वंदना जी ने अभी बात करी और पहले रमन मलिक जी ने भी बात करी थी कि जो अभी 8 तारीख को इंटरनेशनल विमेंस डे है,
तो नारियों के लिए और शिशु विकास के लिए मुझे 1247 करोड़ रुपए इस बजट में दिखाई दिए। हरियाणा जैसे राज्य में जहां पर महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं, आप अगर गांव में चले जाएं, शहरों से बाहर जाएं, तो वहां आज भी सेक्स रेशियो जो है, जो आदमी औरत की रेशियो है, वो बहुत कम है। उसको देखते हुए मेरे हिसाब से सरकार के लिए अच्छा होता अगर वो नारी और शिशु विकास के लिए कुछ और पैसों का, कुछ और स्कीमों का आवंटन किया जाता। दूसरा, मैं एक और रमन मलिक जी से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा नासिर, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो वो ये पूछना चाहूंगा कि इस समय जो गुड़गांव है, जो कि दिल्ली के साथ लगा हुआ है, मैंने अभी उनसे बात भी की थी कि गुड़गांव का जो उसमें रोल है, वो करीब करीब 50% जो राजस्व आता है हरियाणा का, वो गुड़गांव से आता है। वो गुड़गांव इसलिए है क्योंकि वो दिल्ली के साथ लगा हुआ है। अगर हम गुड़गांव के राजस्व को निकाल दें, जो कि दिल्ली के साथ लगा हुआ है, तो हरियाणा का जो राजस्व है वो आधा भी नहीं रह जाता। तो क्या हरियाणा सरकार गुड़गांव को पूरी तरह से अपने लिए इस्तेमाल कर पाई है? क्या गुड़गांव का पूरा फायदा जो राज्य को आज मिल रहा है, क्या वो पूरा फायदा उठाया जा रहा है? इस बात का जवाब मुझे पक्ष और विपक्ष दोनों देना चाहेंगे। चलिए, बिल्कुल। और गुड़गांव की अगर बात की जाए, गुरुग्राम की अगर बात की जाए, तो सभी की नजर रही है। एनएलओ ने कहा कि हमने बसाया था उसको, और बीजेपी कह रही है कि हम उसको डेवलप बहुत कर रहे हैं। जी, उस सवाल का जवाब जो शरद कोहली साहब का है। देखिए, गुड़गांव के लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज गुरुग्राम को एक समझना पड़ेगा कि उसकी परिस्थिति क्या है। उसकी परिस्थिति ये है कि उसके ऊपर नेशनल कैपिटल टेरिटरी में होते हुए एनजीटी का प्रभाव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो उसमें कोई भी जितनी मेजर मैन्युफैक्चरिंग, हार्ड कोर मैन्युफैक्चरिंग, ओल्ड इकोनॉमी की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो नहीं आ सकती, और उसका सस्टेनेंस भी उनको महंगा पड़ता है। अब आप चाहे वो ऑटो पार्ट्स का लीजिए और चाहे दूसरे लीजिए, जो स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं एनजीटी की तरफ से, उसको सस्टेन करके प्रॉफिटेबल रहना उनके लिए भारी पड़ रहा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशनरी स्टेज है। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूँ कि ये गुड़गांव मानेसर कॉम्प्लेक्स जो है, ये एक भाग्यशाली कॉम्प्लेक्स है, और इसके भाग्य से हरियाणा के ऊपर भी उसका गोल्डन रब आना चाहिए, और भी बेहतर, जितना आ रहा है उससे बेहतर। और वो तब आएगा जब आप इसको एक स्पेशल कैटेगरी में इसको आप लेकर चलेंगे कि ये आपका एक कि जैसे आपकी ये अलग से इंडस्ट्री है, तो एक बार ही ना काटें कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अरुण भारद्वाज जी, आपका क्या कहना है इसमें? नासिर जी, गुरुग्राम की जो भूमिका है वो हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये बात ठीक है, मैं कोहली जी की बात से सहमत हूँ कि आज भी अगर हरियाणा प्रदेश को रेवेन्यू आता है तो सबसे ज़्यादा गुरुग्राम से या फिर फरीदाबाद से आता है। यही दो इंडस्ट्रियल शहर हैं। और गुरुग्राम की बात की जाए तो जब हमारी सरकार थी चौटाला साहब की, उससे पहले तकरीबन आईटी एक्सपोर्ट सिर्फ 400 करोड़ था 2000 में, और जब 2005 में जनवरी में हमारी सरकार गई तो 5600 करोड़ का आईटी एक्सपोर्ट था। तो ये जो टाइम था, उस पीरियड में चौटाला साहब ने बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ को लेकर आए, और जो तकरीबन 57 सेक्टर उस टाइम डेवलप हुए थे, जो कि सभी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के अंडर थे, और उनमें बहुत सी कंपनियां बाहर से आईं और वो एक ग्रोथ स्टार्ट हुई। परंतु पीछे 10 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही, उनमें जितने सेक्टर बने सब में ज़मीनों को बेचा गया, लूटा गया, मतलब एक ऐसा दोहन किया गया गुड़गांव का कि जो गुड़गांव आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है भाजपा के लिए। परंतु 2 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं है। इसमें कांग्रेस की बात आ गई, कांग्रेस की प्रतिक्रिया जरूरी है जी। कि जब हमने सरकार में आए थे तब नेगेटिव ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर का, जो आज पॉजिटिव की बजाय जाते हुए हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है 7% के करीब का है बाय 2019। तो मैं यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो होगा। और जहाँ तक इन्होंने बोला कांग्रेस की बात, मैं आपको इतनी सी चीज़ और ऐड कर दूँ कि बहुत सारे वादे अपना इन्होंने करे थे एनपीआर के, और उसमें ऐसा बवंडर खड़ा करा हुआ है कि इस समय सरकार को इनकी कमिटमेंट पूरी करने के लिए 15,000 करोड़ रुपया चाहिए। वंदना पोपली जी, क्या आप ये मानती हैं कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा का हाल बेहाल है? बिल्कुल। अच्छा, ये कब से है? या तो चला आ रहा है तो बीजेपी सुधार नहीं पाई है, या आप बहुत बेकार छोड़कर गए थे, अब वो कोशिश में लगे? देखिए, एक चीज़ मानिए कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी, हमें और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है। तो ज़रूर कमियां रही होंगी, उसको एक्सेप्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि
कभी भी अगर हम घर में भी देखते हैं तो घर में भी सब कुछ पूरा हम कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। लेकिन जो विनाश काल जो भारतीय जनता पार्टी के समय में हमने देखा वो पहले कभी भी नहीं देखा। दो बातें यहाँ पर सामने आई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो किसान एग्रीकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो किसानों ने आत्महत्या की है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में की। अभी मैंने जिक्र भी किया था कि 36% की। जहाँ तक शरद कोहली जी का प्रश्न है, उन्होंने बात की गुड़गांव की, तो गुड़गांव में जब आईएनएलडी थी उन्होंने सिर्फ 5 सेक्टर काटे थे, बाकी जो सेक्टर हैं वो हुए थे हमारे समय में। अब आप बात करें कि जो है ज़मीनों को बेचा गया, जब तक सीएलयू नहीं किया जाएगा, अधिग्रहित नहीं किया जाएगा, वो डेवलपमेंट नहीं होगी। और जहाँ तक बात है यहाँ पे उद्योगों की बात करूँ तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज, एक बार मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी हैं, वो जितनी भी अपनी प्रोडक्शन है उसको वो डिवाइड करके अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड करती हैं। और इंडिया में जो हमारा यूथ है वो इंग्लिश बोलना भी जानता है, वो टेक्निकल एजुकेशन में भी परफेक्ट है, इसलिए जो कंज्यूमर जो ऑफिसेज हैं वो इंडिया में बनाए जाते हैं, जिनको हम कॉल सेंटर कहा जाते हैं। तो वो सब जो है, चाहे उद्योगों की बात हो, कॉल सेंटर की बात हो, सबसे ज़्यादा गुड़गांव में डेवलप हुए। हम फॉर्चुनेट है कि गुड़गांव में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। जी, गुड़गांव पर भी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत चर्चा गुड़गांव की हुई और मैं मानता हूं कि हरियाणा के रिसोर्स का, रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा आधे से अधिक का यही है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, गुड़गांव को डेवलप करने में सरकार का तो कम रोल है, मल्टीनेशनल और भारी कंपनियों का ज़्यादा है। एक बात अछूती रह गई है, कारपोरेट सेक्टर का योगदान है या भारी कंपनियों का, जो कोई भी कंपनी हो। तो आप, मैं पूछना चाहता हूँ, जो इतना रेवेन्यू दे रहा है प्रदेश को, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है उसकी डेवलपमेंट के लिए? अच्छा सुनो, सरकार दूसरी नहीं, तीनों सरकारों से मैं बात पूछूँ, तीन ही सरकार, हाँ नहीं, हाँ इधर का और इधर का बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ जो इतना रोजगार दे रहा है, इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिन्होंने डेवलप किया है, जिन्होंने टावर्स खड़े कर दिए हैं, इतनी, उनमें ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनी है या प्राइवेट बिल्डर्स हैं, और उनका योगदान है वो तो बल्कि हमारे युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, अच्छा, और रेवेन्यू भी दे रहे हैं। लेकिन सरकार उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है? और ये बात बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से हम सुना करते थे एक नारा कि हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 है। अब वो नंबर 1 हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में तब हो जब सरकारी व्यवस्था बहुत बेहतर हो। अब बड़े दूसरे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, अगर वो डेवलपमेंट वहाँ पर करें तो आप उसका भी श्रेय लेना चाहेंगे। अच्छा बड़ खालसा जी, किसानों को लेकर मैंने एक सवाल पहले भी किया था आपसे कि सभी सरकारों ने दावे किए हैं आज तक। इस सरकार का कहना है कि हम बहुत बेहतर सोचने वाले हैं। वंदना जी कह रही हैं कि यही इस वक्त इस सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की बातों को, किसानों के लिए जो बजट पेश किए जाते हैं उसमें जो प्रावधान किए जाते हैं, कितना पूरा हो पाता है? अगर नहीं हो पाता तो फिर किसानों की तरफ से आवाज़ें किस तरह से उठाई जाती हैं? एक परंपरा है, और जिस प्रकार से इनकी सरकार, अभी जो वर्तमान सरकार है, इसके आने से पहले वो टूटने के चांस महसूस करते थे कि ये लोग, जिस प्रकार से वातावरण बना था किसानों के हितैषी का, तो वो नज़र नहीं आया। लेकिन दूसरा, जिस प्रकार से आत्महत्याओं का जो विषय है वो ये है कि वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका दोष है, वो तो पिछली परंपराएं चली हुई थी वो, लेकिन कंट्रोल ये भी नहीं कर पाए। पीछे क्या हुआ, जिस प्रकार धान का जो भाव डाउन हुआ, तो अब ये उन्होंने सीधा कह दिया कि ये तो प्राइवेट, उसको तो व्यापारी खरीदता है, इसमें सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है। और फिर बाद में इन्होंने खरीदा भी, वो उसका रेट इतना 4,000 तक वो पहुंच चुका था, 4800 रुपये 4,000 तक वो पहुंच चुका था। तो उसके बाद जब इनके लोग आए तो वो इतना डाउन में आ गया कि उसको संभलना मुश्किल हो गया, और किसान ने अपने आप को सेट कर लिया था। मान लो मजदूर का रेट था, तो मजदूर जिस रेट में भी आए वो कर लेता था, और उसी रेट में उसे काम कर लेता था। तो खर्चे बड़े थे उसके, तो उन खर्चों को वो कम नहीं कर पाया, और इन्होंने रेट को कंट्रोल नहीं कर पाई। साफ करना जरूरी हो जाता है। आप किसान नेता हैं, आपका सर सवाल था कि गुरुग्राम के लिए क्या कुछ इन लोगों ने किया है? सरकार ने, हाँ बिल्कुल, हाँ सरकारों ने, जो भी सरकार नहीं है। जी रमन मलिक साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ऐसा है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस सरकार ने गुरुग्राम के लिए क्या करा। जिस समय ये एक्सप्रेसवे, जो एक बहुत बड़ा स्पाइन माना जाता है गुरुग्राम का, वो जब बना था उसके अंदर कुछ फ्लॉज थे। सबसे बड़ा फ्लॉ तो हीरो होंडा चौक था। चाहे उसका सरलीकरण करना हो या 1000 करोड़ खर्च करके 3 अंडर पासेज और ओवर पासेज बना के वो जाम्स को ख़त्म करने की स्थिति लानी हो, चाहे जो इन्होंने एसपीआर और एनपीआर का, एक मिनट प्लीज़, एसपीआर और एनपीआर का एक
अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए थी क्योंकि वो एक लाइन में पड़े। वो अपने फायदों के लिए और कैसे कर कर के पुरानी सरकारों ने उसको गुरुग्राम के विकास का श्रेय नहीं ले रहे हैं आप नहीं ले रहे हैं। हमने 1000 करोड़ से ऊपर करके CPR बना रहे हैं जो कि उसको अलाइन करेगा। तो ब्रेक पर जाऊंगा, एक प्रतिक्रिया में आ रहा हूँ आपके पास। इस बात का जवाब मुझे एक बार इस बात का जवाब देने दीजिए। सबसे पहले भी यहाँ पर धान की बात हो रही थी, तो ये सिर्फ एक सेंटेंस ऐड करना चाहूंगी कि हमारे समय में कहा जाता था कांग्रेस के राज में जीरी गई जहाज में 4800 के करीब रेट था, आज 1300 1415 के करीब जो है धान का रेट पहुंच रहा है। दूसरी बात, गुड़गांव की बात करें, आप फ्लॉस बता रहे हैं, जितना ज़्यादा जाम जो है भारतीय जनता पार्टी के टाइम में लगा, 24 घंटे का जाम, ये इससे पहले एक चीज़ और, फ्लॉस जो है वो सबसे बड़ा था मेट्रो में, जो आपने रूट चेंज किया और उसका रीजन क्या है आपके जो विधायक अमित अग्रवाल जी खुद बताते हैं कि लेकिन ये है कि हाँ श्रेय जरूर लिया है, चाहे हम काम करें न करें, लेकिन जहाँ मौका लगता है श्रेय लेने का वो हम जरूर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, चर्चा भी जारी है।